बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बाय विस्मा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम को हम एक और नाम देते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये राइबोसोम्स बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए से और कुछ प्रोटीन से, तो इसलिए हम इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं। राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने एनिमल सेल में देखा। कब देखा? 1953 को। इसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है पैलेड ने 1995 में राइबोसोम्स को प्लांट सेल में देखा। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स के गिर्द कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। राइबोसोम्स बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से, और इनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता। तो राइबोसोम को हम प्रॉपर ऑर्गेनेली नहीं कह सकते। राइबोसोम्स को जो हम ऑर्गेनेली से एक और अच्छा नाम देते हैं वो है ग्रेन्यूल्स या फिर पार्टिकल्स। यानी इसको हम ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं और पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। तो बच्चों, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इसी राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी बोला जाता है। ये फैक्ट्री है। यहाँ पे राइबोसोम्स के जरिए प्रोटीन्स बनते हैं। राइबोसोम्स के साथ कुछ और आरएनए जैसे कि मैसेंजर आरएनए, जैसे कि ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम्स मिलके प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। किसी एक सेल के लिए प्रोटीन्स की जरूरत हर वक्त रहती है, चाहे वो एक यूकेरियोटिक सेल है या एक प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि एक सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस चल रहे होते हैं। कुछ बड़ी चीजें टूट के छोटी नई चीजें बना रही होती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इसी तरह कुछ छोटी चीजें मिलके एक नई बड़ी चीज बना रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और इन दोनों प्रोसेस यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो एक सेल के अंदर हर वक्त मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता रहता है, और इन रिएक्शंस को चलाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जिसे हम एंजाइम्स बोलते हैं। और ये एंजाइम्स किस चीज से बने होते हैं? ये एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, और ये प्रोटीन्स कौन बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। और कुछ और आरएनए जैसे कि मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए इन राइबोसोम्स को बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं, और इन राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इनको मैं रिमूव कर देती हूं। ये है यूकेरियोटिक सेल, और यहां पे है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल में जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास यूकेरियोटिक सेल हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी और PPLO, इनके पास है प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास यूकेरियोटिक सेल हैं। तो हम यहाँ पे कोई सा एक प्लांट सेल लेते हैं। ये हमने लिया एक प्लांट सेल के गिर्द होता है सेल वॉल। ये है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन।
इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक वैक्यूल होता है जो कि बहुत बड़ा होता है प्लांट्स में। यह है वैक्यूल। यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कुछ ऑर्गेनेल्स होगी जैसे कि न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है। इनके गेट डबल मेम्ब्रेन है और ये जगह जगह से इसमें ऐसे सुराख है जिसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इस न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो अंदर के साइड पे है, न्यूक्लियस के अंदर के साइड पे, हम इनको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस न्यूक्लियस से एक और ऑर्गेनेल इराइज होती है, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे मैं शॉर्ट में ER बोलती हूँ। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ कुछ ऐसे स्टेक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम बोलते हैं, प्लांट्स में हम इन्हें डिक्टायोजोम बोलते हैं, डिक्टायोजोम, जबकि एनिमल सेल में हम इनको गाल्जी अपैरेटस या गाल्जी बॉडीज बोलते हैं। इनके साथ एक और ऑर्गेनेली है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में एक और ऑर्गेनेली होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनेली मैंने क्यों बनाए हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि राइबोसोम्स कहाँ पे पाया जाता है। राइबोसोम्स एक यूकेरियोटिक सेल के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, ऐसे लगे होते हैं। और साथ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके मेम्ब्रेन के बाहर साइड पे लगा होता है, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यूकेरियोटिक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें भी कुछ राइबोसोम्स होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें भी कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और कुछ साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ये है राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे हैं। और अगर हम देखें एक प्रोकैरियोटिक सेल को हम देखें तो ये है कोई सा भी एक बैक्टीरिया सेल, ये है बैक्टीरिया सेल का सेल वॉल, और ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब ये चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रिमिटिव सेल्स हैं, तो इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। इनका ये क्रोमोसोम जो है ये बेचारा नंगा पुंगा इधर ही साइटोप्लाज्म में पड़ा है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में इनके राइबोसोम्स होते हैं, कोई किसी जो है ऑर्गेनेली पे नहीं लगा, तो ये सारे साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अब आते हैं कि यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम कैसे होता है और प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम कैसे होता है। यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम बना होता है 50% प्रोटीन से, और इसी तरह 50% इसमें होते हैं 50% राइबोसोमल RNA से बना होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम जो है ये 60% प्रोटीन का बना होता है और 40% इसमें राइबोसोमल RNA होता है। बच्चों ये वैल्यू डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है क्योंकि ये डिफरेंट सेल्स का दिया होता है, तो जो भी आप लोगों की बुक में जो भी वैल्यू है आप लोगों ने वही मेंशन करनी है। तो बच्चों एक यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है और इन्हें हम ATS राइबोसोम बोलते हैं। इसी तरह एक प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है और इन्हें हम 70S राइबोसोम बोलते हैं। इसका क्या मतलब है जो हम इसके साथ इस लिखते हैं, इसका मतलब है स्वीडबर्ग यूनिट, जिसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, जिस तरह हम आलू गाजर टमाटर लेते हैं किलोग्राम में, इसी तरह एक राइबोसोम को हम मापते हैं स्वीडबर्ग यूनिट में।
राइबोसोम की डेंसिटी और मास को हम स्वीडबर्ग यूनिट में मापते हैं। तो बच्चों, एक यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम 2 सब यूनिट्स में मुश्तमिल होता है। बड़ा यूनिट 60s का है और छोटा यूनिट 40s का है। इसी तरह एक प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम का बड़ा यूनिट 50s का है और छोटा यूनिट 30s का है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे अगर हम यूकेरियोटिक सेल के राइबोसोम को जमा कर लें, यानी इन दोनों यूनिट को अगर हम जमा कर लें, तो चाहिए तो ये था कि यहाँ पे 100s आता। इसी तरह एक प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की जो छोटी यूनिट की वैल्यू है, इनको अगर हम प्लस कर ले तो यहाँ पे चाहिए था कि यहाँ पे 80s आता, लेकिन हम यूकेरियोटिक सेल के लिए 80s लिखते हैं। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल के लिए 70s लिखते हैं। तो हम यहाँ पे 100s और 80s क्यों नहीं लिखते? तो बच्चों, यहाँ पे हम मैथ्स यूज नहीं करते, यहाँ पे हम थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। बच्चों, जब हम एक यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम लेते हैं तो इनको हम एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में स्पिन करते हैं, जैसे कि एक मिक्सी है जिसमें हम चटनी बना रहे होते हैं। इसी तरह इस मिक्सी में ग्रेड लगे होते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इन मिक्सी में हम राइबोसोम डाल लेते हैं यूकेरियोटिक सेल का, और इसमें कुछ लिक्विड भी डाल लेते हैं। इनको हम स्पिन करते हैं और कुछ टाइम के बाद जब हम इन पार्टिकल्स को, राइबोसोम के पार्टिकल्स को देखते हैं, तो ये कहाँ पे आए होते हैं? ये इस 80 ग्रेड के साथ ऐसे सेटल डाउन हुए होते हैं, ऐसे। तो हम इनको 80s राइबोसोम बोलते हैं। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम लेके इस मिक्सी में स्पिन करते हैं और कुछ टाइम के लिए हम इनको छोड़ देते हैं ताकि ये सेडिमेंट हो जाए। तो ये यहाँ पे 70 ग्रेड के साथ ऐसे सेटल डाउन हुए होते हैं। और जब हम इन पार्ट जो राइबोसोम्स के सब यूनिट्स हैं, इनको जब हम अलग लेते हैं, यानी 60s को अलग इस मिक्सी में डालते हैं और 40s को अलग इस मिक्सी में डालते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू ज्यादा क्यों आती है 80s से? तो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ फोर्सेस यानी फिजिक्स से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने लिया 60s जो यूकेरियोटिक सेल का बड़ा यूनिट है, और यहाँ पे हमने लिया 40s जो कि यूकेरियोटिक सेल के राइबोसोम का छोटा यूनिट है। इनको जब हम इस मिक्सी में घुमाते हैं तो इन पार्टिकल्स के लिए जो सरफेस एरिया है, इन पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो जो सब यूनिट्स हैं, इनको मिला के जब हम सरफेस एरिया काउंट करते हैं। क्योंकि जब ये मिले होते हैं तो इनका ये सरफेस जो है ये छुपा होता है, तो इन पे जो फोर्सेस लगती हैं, यहां से सरफेस टेंशन का फोर्स होता है। कुछ इन मॉलिक्यूल्स के अंदर यानी एडहेजन होती हैं, एडहेजन जैसे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होता है, कुछ कोहेजन का फोर्स होता है, जो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में फोर्स होता है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये डिफरेंट फोर्सेस लगती है और इन फोर्स के लिए इनका सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज्ड होता है। तो ज्यादा एक्सपोज्ड होने की वजह से इनकी वैल्यू डिफरेंट आती है उस वैल्यू से जिनको हम यानी यूनिट को मिला के जो हम वैल्यू लेते हैं इनसे डिफरेंट आती हैं। तो ये डिफरेंट फोर्सेस की वजह से इनकी वैल्यू डिफरेंट आती है। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल की भी बात है कि इनकी वैल्यूज जो है यानी जो सब यूनिट्स हैं, इनको जब हम अलग से घुमाते हैं तो ये अलग अलग जगह पे सेडिमेंट्स होते हैं, और इन दोनों की वैल्यूज को जब हम मिलाते हैं तो इनकी वैल्यूज जो हमने अलग किए होते हैं, इनकी वैल्यूज ज्यादा होती हैं उनसे, यानी जो 70 है उनसे ज्यादा होती हैं जो हमने साथ लिए हैं। तो इनका सरफेस एरिया जो है वो एक्सपोज हुआ है उन फोर्सेस के लिए, इस वजह से इनकी जो वैल्यूज है उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फिजिक्स से काम लेंगे। तो बच्चों, ये तो स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। अब राइबोसोम्स जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो इनमें कितने राइबोसोमल आरएनएस होते हैं, कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो ये हम अब देखते हैं।
इनको मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे जब हम यूकेरियोटिक सेल के राइबोसोम की बात करते हैं तो ये दो सब यूनिट यानी 60S जो कि लार्ज सब यूनिट है और 40S जो कि स्मॉल सब यूनिट है, इनको मिला के हम 80S बोलते हैं। तो इनमें कितने राइबोसोमल आरएनए होते हैं? ये है लार्ज सब यूनिट यानी 60S, इसको हम लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, और ये है स्मॉल सब यूनिट जो कि 40S है, इसको हम स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। अब इनमें आरएनए के टुकड़े कितने होंगे? लार्ज सब यूनिट में आरएनए का एक टुकड़ा 5S राइबोसोमल आरएनए का होता है, एक टुकड़ा 5.8S राइबोसोमल आरएनए का होता है और एक टुकड़ा 28S राइबोसोमल आरएनए का होता है। यानी लार्ज सब यूनिट में 3 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा जो है 5S का है राइबोसोमल आरएनए का, एक टुकड़ा है 5.8S राइबोसोमल आरएनए का और एक टुकड़ा है 2.8S राइबोसोमल आरएनए का। इसी तरह स्मॉल सब यूनिट में जिसे हम बोलते हैं 40S राइबोसोम, इसमें एक बड़ा राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि 80S आरएनए का है, 80S यानी बड़ा सब राइबोसोमल आरएनए होता है। इसी तरह एक प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, बड़ा यूनिट 50S है और छोटा यूनिट 30S है, इनको मिला के हम लिखते हैं 70S। अब इन जो छोटे और बड़े सब यूनिट हैं इनमें राइबोसोमल आरएनए कितना होगा? जो बड़ा है यानी 50S है लार्ज सब यूनिट, और जो छोटा है जो कि 30S राइबोसोमल आरएनए है यानी स्मॉल, इसमें कितने राइबोसोमल आरएनए के टुकड़े होंगे? लार्ज में 5S होगा, 5S और एक 23S होगा, और स्मॉल यूनिट में यानी 30S राइबोसोमल का जो यूनिट है उसमें होंगे 16 राइबोसोमल आरएनए। तो ये टुकड़े होंगे, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल का बड़ा यूनिट है जो कि 50S है, इसमें 2 टुकड़े होंगे राइबोसोमल आरएनए के, एक 5S होगा और एक 23S का टुकड़ा होगा। इसी तरह जो स्मॉल सब यूनिट है जो कि 30S है, इसमें एक टुकड़ा होगा राइबोसोमल आरएनए का जो कि 16S है। तो एक राइबोसोम एक प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए के टुकड़े से मिलके बना होता है और इसमें ये डिफरेंट टुकड़े होते हैं। और ये राइबोसोमल आरएनए बनते कहाँ पे हैं? राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस में एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वहां पे इनकी असेंबली होती है, राइबोसोमल आरएनएस बनते हैं, फिर कुछ प्रोटीन्स उसके साथ मिलके राइबोसोम बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। ये है एक राइबोसोमल आरएनए का बड़ा यूनिट, सपोज ये एक यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम है। इस राइबोसोम में 3 हिस्से होते हैं, ऐसे 3 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे को हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं और इसको हम ई बोलते हैं। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है अमाइनो एसाइल साइट, इसको हम अमाइनो एसाइल साइट बोलते हैं जो ए वाला है। और पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है पेप्टाइडल साइट। और ई का क्या मतलब है? एग्जिट साइट। यानी एक बड़े सब यूनिट में 3 साइट होते हैं। अमाइनो एसाइल साइट का क्या मतलब है? अब ये कैसे काम करते हैं? ये है एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर है न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ये है मैसेंजर आरएनए बन के ये आरएनए बाहर आता है, ऐसे बाहर आ गया। और
यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम की छोटी यूनिट जो है पहले इस मैसेंजर आरएनए पे अटैच होता है, फिर उसके बाद बड़ा यूनिट जो है इस पे लग जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और आरएनए होता है जिसे हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन ढूंढता है अमाइनो एसिड के लिए ताकि वो प्रोटीन्स बना सके। तो वो अपने ऐसे लेके आता है एंटीकोडॉन्स ऐसे, जैसे कि एक लड़की है उसने घड़ा जो है सर पे लिया है और पानी भर के ला रही है। इसी तरह ट्रांसफर आरएनए का भी यही फंक्शन है कि वो एंटीकोडॉन्स ढूंढ के लेके आ रहा है। मैसेंजर आरएनए पे मैसेज है कि ये कोडॉन्स जो ये कोडॉन्स जो है आप एंटीकोडॉन्स जो है लाने हैं। तो ट्रांसफर आरएनए वही ढूंढ के लाता है और फिर इन साइड पे यानी अमाइनो एसाइल का जो साइड है यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन्स को डाल देता है। अमाइनो एसाइल साइड यानी यहाँ पे सपोज ये कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। ये है एक मैसेंजर आरएनए, दिस इज मैसेंजर आरएनए। इस पे पहले जो है एक स्मॉल यूनिट लग गया, स्मॉल यूनिट। अब यहाँ पे इसका बड़ा यूनिट लग गया, बड़ा यूनिट। बड़े यूनिट पे ऐसे 3 साइड हैं, 3 साइड है। अब इस मैसेंजर आरएनए पे कुछ कोड लेके होते हैं जैसे कि AUG मेथाइनिन जो कि स्टार्ट कोडॉन है, AUG लिखा है। तो यहाँ से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए आएगा, इस AUG के लिए एंटीकोडॉन लेके आएगा। AUG के लिए एंटीकोडॉन क्या है? A के लिए लाएगा U के लिए लाएगा A और G के लिए लाएगा C, यानी ये एंटीकोडॉन लाएगा। और यहाँ से फिर ये जो लार्ज सब यूनिट है ये मूव करेगा इस मैसेंजर आरएनए पे। ये A साइड जो है ये आगे की तरफ खिसक जाएगा और ये P साइड आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो एक बॉन्ड बन जाएगा, एक पेप्टाइड यानी अमाइनो एसिड का ग्रुप लग जाएगा, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी इस P साइड पे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड्स बना के प्रोटीन्स बनाएंगे। और जब प्रोटीन्स फुली कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे ये और खिसक जाएगा, ये जो बड़ा सब यूनिट है वो खिसक जाएगा मैसेंजर आरएनए पे और यहाँ से ये एग्जिट हो जाएगा। मतलब जो प्रोटीन बन गया है उस E के जरिए से ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसे में प्रोटीन्स जो है, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स जो है वो ऐसे सेल में बनते रहते हैं। तो बच्चों जहाँ पे यानी यहाँ पे एक मैसेंजर आरएनए पे जब बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं और जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होते हैं, सेम प्रोटीन्स होते हैं, वो बनते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। और इस प्रोसेस को जहां से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है इनको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और मैसेंजर आरएनए पे राइबोसोम लग के ट्रांसफर आरएनए आते हैं, प्रोटीन्स बनता है, इनको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो बच्चों ये दो जो यूनिट्स हैं राइबोसोम के, ये किस आयन की वजह से चिपके होते हैं? यहाँ पे मैग्नीशियम आयन होता है। इस मैग्नीशियम आयन की वजह से ये दोनों यूनिट्स जो हैं आपस में ऐसे चिपके होते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय का। यस।